हेलो एवरीवन। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये आईसीआई मॉड्यूल में से देख लिए थे। सबसे पहले हमने देखे थे एक्सेप्शन सॉरी रैशनल और उसके बाद में एक्सेप्शंस बराबर। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने पूरे रैशनल जो है रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड उसके पूरे क्लास नोट्स बना लिए हैं ना पूरे। उसके बाद में हमने लास्ट वीडियो में क्या किया, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो था वो पूरा मॉड्यूल में से देख लिया और एक्सेप्शंस भी साथ साथ में देख लिया। अभी उसके क्लास नोट्स बनाना अपने बाकी है ना। रैशनल ऑफ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड जो है उसके हमारे क्लास नोट्स बनाना बाकी है। एक बार फिर से मुझे सिर्फ मतलब बता दो, रैशनल मतलब क्या होता है, लॉजिक या रीजन कि व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स। करेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है उसकी लॉजिक बोलो या रीजंस बोलो, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल। और कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है, राइट। कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है, वहां पे उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेप्शंस। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो था उसके अंदर हमने पूरा क्या क्या देख लिया अभी तक। तो लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद में हमने देखा डिमांड शेड्यूल, उसके बाद में हमने देखा डिमांड कर्व, उसके बाद में हमने क्या देखा बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड का रैशनल और उसके एक्सेप्शंस। तो एक बार मुझे बोलो लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड ये है कि बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। बराबर सिंपल है, प्राइस अगर गिर गया डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ गई तो फिर डिमांड कम हो जाएगी। तो हमने जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में जो देखा था वही है, करेक्ट। सिर्फ इसको क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, द लॉ ऑफ डिमांड। तो एक चीज हमने जो याद रखी कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेटरिस पेरिबस। एंड दूसरा जो हमें याद रखना है, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ से लाया, मतलब किसने इन्वेंट किया है लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड हैज बीन इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। बराबर। कहीं तो हिक्स एंड एलन का नाम भी मुझे याद आ रहा है, कहाँ पे देखा था हमने हिक्स एंड एलन, याद करो कुछ। कहाँ देखा था, डिटर्मिनेंट्स में देखा था, इफेक्टिव डिमांड में देखा था, स्नॉब इफेक्ट में देखा था, वेबलन में, डेमोन्स्ट्रेशन में, कहाँ देखा था। करेक्ट, पन्ने पलटा हमने कहीं तो लिखा होगा हिक्स एंड एलन के बारे में, क्योंकि ये जो सारे नाम है ये सब हम अलग से लिख के लेते हैं हमारे नोट्स में, ताकि अगर इस पे कोई एमसीक्यू बनता है तो उसका आंसर हमें आ जाए। बराबर, ढूंढो ढूंढो थोड़ा सा, कहाँ पे मिला। राइट, प्राइस इफेक्ट के अंदर हमने जो सब्सटीट्यूशन वाला जो इफेक्ट देखा उसके अंदर हमने देखा था हिक्स एंड एलन। करेक्ट, आर यू गेटिंग मी, राइट और रॉन्ग। चलो याद रहेगा फिर। चलो, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द, आई थिंक कौन सा पार्ट चालू है हमारा, 1.6 है क्या ये। हाँ, ये 1.6 है रैशनल। तो अभी हम देखेंगे 1.7। 1.7 exceptions to the law of demand, exceptions to the law of demand। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, राइट। जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे क्या क्या एक्सेप्शन हमने कल देखा था, एक सीक्वेंस बना लिया था हमने कि कौन से इसमें पढ़ने वाले। सबसे पहला था कॉन्स्पिकस गुड्स, फिर था कॉन्स्पिकस कंजम्पशन, फिर था गिफ्ट गुड्स, फिर था नॉर्मल मतलब नेसेसिटीज, उसके बाद में था स्पेक्युलेटिव गुड्स, उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, स्पेक्युलेटिव गुड्स एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। करेक्ट, एक बार पूरा सब कुछ एक बार बोलेंगे क्या क्या देखा था हमने इसके अंदर पूरा, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी मॉडल लिखते टाइम पे काफी कुछ डिस्कस कर लिया है ना, हमारा लिखना बाकी है। और गिफन गुड्स के केस में मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको, मतलब वो जो ब्रेड और मीट जो देखा अपन ने, तो व्हाई इट वर्क्स उसके लिए अपन देखेंगे, राइट। तो वो एक थोड़ा सा
बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू एक बार आपको अगर समझ आ गया तो बाद में कभी डाउट नहीं आएगा। लेकिन उसके पहले मुझे बताओ सारे की सारी चीजें क्या था। कॉन्स्पिकस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स थे जो लेके मुझे लोगों को बताना है कि मैं रईस हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो गरीबों, देखो रईस आदमी कैसा दिखता है, मेरी तरफ देखो। ये कौन है? ये कॉन्स्पिकस गुड्स, राइट। उसमें मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं बाकियों को दिखा सकूं कि मैं तुमसे बेहतर हूं। नेक्स्ट ऐसा ही है, कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज, नाम बहुत सिमिलर है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं और आप उसी तरीके से याद रखोगे उसको। कॉन्स्पिकस नेसेसिटी मतलब यहाँ पे नेसेसिटी बन जाती है, जरूरत बन जाती है कि मैं बाकी लोगों का, मतलब मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं, मैं जिस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो मेरे रिलेटिव्स है, जो मेरे ऑफिस के कॉलिग्स है, उनके पास ये सारी चीजें हैं। अगर उसमें से कोई चीज मेरे पास नहीं होगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ये लोगों से कुछ कम हूं। अरे लोग हंसेंगे तुम पे। थ्री इडियट्स वाला डायलॉग याद आ रहा है? सबसे लास्ट लास्ट में क्या बोलता है वो उसका कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बट आर माधवन जिसकी एक्टिंग कर रहा है, वो क्या बोलता है कि मुझे इंजीनियरिंग छोड़ना है, मुझे फोटोग्राफी करना है। तो उसके उसके बाप उसको समझाते टाइम पे क्या बोलते हैं, उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि अरे तेरे बाकी दोस्त जो है वो इंजीनियरिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, बड़ी बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। डू यू रिमेम्बर दैट? बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। उस टाइम पे तुम कोसोगे खुद को, लोग तुम पे हंसेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू वाले लोगों के पास में ये सारी चीजें रहेगी जो तुम्हारे पास नहीं है। शायद ये तुम्हें चाहिए भी नहीं होगी, बट बाकी सभी के पास है, इसलिए ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली कंपैरिजन चलते रहता है। वो मूवी है इसलिए वो बोलता है कि पापा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा, गाड़ी छोटी होगी, घर छोटा होगा, लेकिन मैं खुश रहूंगा। दैट इज अ वेरी रेयर सिचुएशन कि उसका कुछ पैशन है, वो उसमें भी वो मूवी है इसके लिए वो ज्यादा नहीं सोच रहा है। बट अगर कंटिन्यूअसली देख रहे हो आप, अपने नेबरहुड में सबके पास फोर व्हीलर है, अपने दोस्तों में सबके पास फोर व्हीलर है, अपने रिलेटिव्स में सबके पास है, ऑफिस कलीग्स में सबके पास है, तो लोग तुम्हें बोलेंगे ना यार कि तू कब ले रहा है, तू कब ले रहा है, तो ये हर्ट करेगा एक टाइम पे जाके, राइट। तो उनको दिखाने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे इक्वल हूं, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, मैं तुमसे कम नहीं हूं, ये बताने के लिए मैं कुछ चीज ले रहा हूं। अभी मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मैं भारी हूं, अभी मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं उस ग्रुप को में बिलोंग कर सकूं। करेक्ट। कई ट्रिप पे जा रहे सब लोग अपने अपनी कार लेके जा रहे, मैं बीच में टू व्हीलर लेके जा रहा, अच्छा लगेगा क्या? तो मुझे उस ग्रुप का हिस्सा बनना है, अच्छे से बनना है, तो मुझे उनके जैसा रहना पड़ेगा, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके जैसा रखना पड़ेगा। दैट इज अ नेसेसिटी, दैट इज कॉन्स्पिकस नेसेसिटी। आ रहा है डिफरेंस समझ में? कॉन्स्पिकस गुड्स में मैं बता रहा था कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, कॉन्स्पिकस नेसेसिटी में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाइयों मैं तुमसे कम नहीं हूँ। गेटिंग मी? चलो नेक्स्ट था गिफन गुड्स। गिफन गुड्स में समझाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ में। नेक्स्ट था नेसेसिटीज, जो नॉर्मल इसेंशियल्स लगते हैं अपने को। जैसे एग्जांपल में हम देखा था, नमक हो गया, शक्कर हो गई, गेहूं, चावल, दाल। इसकी अगर प्राइस बढ़ भी गई तो नॉर्मली मेरा कंजम्पशन कम नहीं होगा, क्योंकि कीमत बढ़ गई तो मेरे भूख थोड़ी ना कम हो जाएगी। मुझे 3 रोटी खाने की आदत है तो मैं 3 ही खाऊंगा। करेक्ट। गेहूं का भाव बढ़ गया है, इसके लिए मैं 3 रोटी पे से 2 रोटी पे शिफ्ट हो जाऊंगा क्या? नहीं होऊंगा। आई विल कट डाउन ऑन अदर एक्सपेंसेस जो कि लग्जरी होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं टू व्हीलर पे जा रहा हूँ, मैं साइकिल ले लूंगा। मैं हफ्ते में 2 बार या महीने में 8-10 बार होटल पे जाता हूँ खाना खाने को, तो मैं वो कम करके महीने में 2-3 बार जाऊंगा। मुझे गुलाब जामुन पसंद है, मुझे रबड़ी पसंद है, मुझे मान लो ऐसे सब स्वीट्स वगैरह पसंद है, तो आई विल कट डाउन ऑन दिस थिंग्स जो लग्जरी। वो जो नेसेसिटीज है कि बेसिक मेरा गेहूं जिससे बनेगी रोटी, चावल जिससे मेरा राइस बन जाएगा, दाल है, तो ये मेरी बेसिक नेसेसिटीज है, वो मेरी चलते रहेगी। जो नॉर्मल कपड़े मेरे डेली यूज के, मुझे ऑफिस जाने के लिए, घर पे दोस्तों के साथ, ये इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि आई विल रिक्वायर दिस, राइट। मुझे अगर अच्छे से जॉब पे जाना है, मेरे पास अच्छा कपड़ा रहना चाहिए, आई हैव टू बाय दिस। इसके प्राइस बढ़ भी गए तो भी आई हैव टू बाय इट, आई कैन नॉट कट डाउन ऑन दिस एक्सपेंडिचर, आई विल कट डाउन ऑन लग्जरी एक्सपेंडिचर। करेक्ट। तो ध्यान में आ रहा है? तो इसके लिए प्राइस बढ़ भी गई तो इसेंशियल आइटम की जो डिमांड है वो कम नहीं होती आपकी। ठीक है, 4 हो गए अभी तक। करेक्ट। कॉन्स्पिकस गुड्स, कॉन्स्पिकस कंजम्पशन, या कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज बोलो इसको, अच्छे से याद रहेगा।
इसमें क्या बोला है मॉड्यूल में, कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज ही बोला है, राइट, कंजम्पशन नहीं, नेसेसिटीज ही बोला है। तो कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज मतलब जरूरत आपकी। गिफन गुड्स में समझाने वाला हूँ बाद में। चौथा हमने देख लिया इसेंशियल्स। पांचवा क्या था? पांचवा की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर आपको लगता है कि आगे चल के प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या सोचोगे, यार मैं तो आज मेरी डिमांड कम कर दूं, सॉरी मैं बढ़ा दूं आज की डिमांड, क्योंकि आगे चल के प्राइस बढ़ने वाला है ना, तो मुझे तो आगे चल के महंगा होगा, तो बेटर कि मैं आज खरीद। और कुछ चीज में आप तो लगता है कि आगे चल के प्राइस कम हो जाएगा, तो आज आप नहीं परचेस करोगे, आप सोचोगे कि मैं ये बाद में परचेस कर लूंगा, इसको कोई गड़बड़ नहीं, राइट। और स्पेक्युलेटिव गुड्स में क्या देखा था आपने? पहले तो समझ लो स्पेक्युलेटिव गुड्स है क्या। स्पेक्युलेटिव गुड्स वो ऐसी चीज है जो आप इसलिए खरीदते हो कि आप उसको मुनाफे के साथ बेच सको, उसका भाव बढ़ गया आप बेच दोगे, बेच के मुनाफा कमाना, इसके अलावा इसका दूसरा कोई पर्पज नहीं होगा। हमने एग्जांपल लिया था, ज्वेलरी अगर बनाई, गोल्ड लेके अगर ज्वेलरी बनाई, तो दैट इज अ कमोडिटी। तुम इसको बोल सकते कि ये प्रेस्टिजियस कमोडिटी है, ये लग्जरी आइटम है, ये स्टेटस सिंबल के लिए है, ये बोल सकते हो आप, बट दैट इज ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। लेकिन उसका दूसरा कुछ ना कुछ यूज है। आप ज्वेलरी इसलिए नहीं बनाते हो कि गोल्ड का भाव बढ़ने के बाद में उसको बेच दूंगा, प्रैक्टिकली मुनाफा होगा भी नहीं, क्योंकि वो ज्वेलरी बनाने में मेकिंग चार्जेस इतना दे दोगे आप, तो नॉर्मल गोल्ड का जो भी रेट रहेगा उससे आप ज्यादा प्राइस पे करोगे ऑलरेडी फॉर द मेकिंग चार्जेस। और बेचते टाइम पे फिर क्या होगा, आप गोल्ड के रेट से बेचोगे तो प्रॉफिट तो ज्यादा नहीं होने वाले। और लेते टाइम पे कोई सोचता भी नहीं, घर पे कभी मम्मी पापा से बात करो कि पापा आपने अंगूठी ली, अभी कितना भाव बढ़ गया है इसका। मम्मी पापा के पास उनके शादी के टाइम के मतलब ज्वेलरी वगैरह होंगी, दादा दादी के पास तो उसके भी पहले के, कुछ कुछ घरों में तो खानदानी ज्वेलरी रहेगी जो कब परचेस करी वो भी नहीं मालूम रहेगा या कब बनाई वो। शायद कभी तो 1850 1910 तब बनाई होंगी वो। अभी जो लोग जिंदा है उनको पता भी नहीं होगा कि ये कब लिए, तो उस टाइम पे क्या भाव थे, 1.5 2 रुपए में ली होंगी उन्होंने ज्वेलरी। आज तोले का रेट 70,000 के करीब है, उससे ज्यादा है, मतलब लगभग 70,000 गुना प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी आप नहीं बेचोगे क्योंकि वो लिया ही नहीं ना उसके लिए, वो लिया पहनने के लिए। तो वो नहीं आता स्पेक्युलेटिव में। स्पेक्युलेटिव में वो चीजें आती है जो आप इसलिए खरीदते हो ताकि भाव बढ़ने के बाद मुनाफे के साथ बेच सको। गेटिंग इट और नॉट? यस। तो उसमें भी आप ऑब्वियसली वही सोचोगे ना, अभी प्राइस बढ़ रही है धीरे धीरे, तो आप सोचोगे कि मैं अभी ले लूं और प्राइस बढ़ने के बाद बेच दूंगा, करेक्ट। अगर प्राइस गिरने लग गई तो आप सोचोगे कि अभी प्राइस गिर रही है, सो इट इज बेटर टू सेल रादर देन इनकरिंग लॉस। लॉस होने से बेटर कि मैं सेल कर दूं। और लास्ट हमने देखा था इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। अगर आपके पास सही सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब आप किसी दुकान पे गए, आपको कुछ चीजें लेना है, आपको पता ही नहीं कि इससे सस्ती चीजें अवेलेबल है मार्केट में, या आपको पता ही नहीं कि इसके भाव अभी बढ़ चुके हैं, आपको पता ही नहीं इसके आगे चल के इसके भाव कम ज्यादा होने वाले, क्या होने वाला है। सो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर है तो फिर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है, करेक्ट। नॉर्मली देखना ना, जो लोग ऐसा कॉर्पोरेट्स में वगैरह काम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी घर पे सब्जी वगैरह नहीं परचेस करी है, वो क्या हो जाता है, कभी अगर गए मार्केट में सब्जी वगैरह लाने को, प्याज टमाटर लाने को, तो ऐसे भाव में लेके आते कि घर वाले चिढ़ जाते पहले तो। अरे समझता नहीं क्या, क्या लेके आया है ये, मैं जाता तो 20 रुपए के किलो से लेके आता, तो 40 रुपए से लेके आया, अरे उसको मालूम ही नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि उसको रेट ही नहीं बताया। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। कभी कभार होता है ऐसा कि कोई चीज चाहिए मतलब चाहिए, फिर उसकी प्राइस बढ़ने दो कम होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग इट? चलो अभी हम लिखेंगे इसको, अभी फटाफट हो जाएगा लिखना है ना, क्योंकि हमें सब कुछ समझ आ चुका है ऑलरेडी। सो कम ऑन। फर्स्ट, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का सबसे पहले तो देखो मतलब ये होता है, यहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब क्या? मतलब प्राइस बढ़ गई,
तो भी एक तो डिमांड उतनी ही रहेगी, डिमांड रहेगी कांस्टेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम होती है तब क्या होगा, एक तो डिमांड रहेगी कांस्टेंट, या फिर हो सकता है डिमांड और गिर जाए। करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे आपको कि प्राइस बढ़ गई मतलब डिमांड कम होगी, ये वर्क नहीं करेगा। करेक्ट। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ गई तो डिमांड कम होती है, और अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ती है। इसको अच्छे से कट मारो, इसको ये लिख के इसको अच्छे से कट मारो इसको। करेक्ट, ऐसा नहीं होगा। राइट। चलो लिखो सबसे पहला, कॉन्स्पिकस गुड्स मतलब लग्जरी गुड्स होते हैं, या जिसको बोल सकते हो आप प्रेस्टीज गुड्स। ये क्यों परचेस किए जाते हैं? एज अ स्टेटस सिंबल, एज अ स्टेटस सिंबल, या फिर जिसको बोल सकते हो आप डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। आपको लोगों को बताना है कि देखो मैं रईस हूं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? लग्जरी कार, लग्जरी कार, बंगलो, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, या ज्वेलरी। राइट। ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स। करेक्ट। ये क्यों परचेस करते हो आप? ये क्यों लेते हो आप? क्योंकि आपको दिखाना है, देखो गरीबों, लिखो नीचे, देखो गरीबों, रईस आदमी देखो। कौन है रईस आदमी? मुझे देखो। करेक्ट। क्या बोलोगे आप? क्या बोल रहा है? देखो गरीबों, रईस आदमी देखो, देखो मेरी तरफ देखो, है ना? आपको दिखाना है ये स्टेटस, डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। राइट। चलो नेक्स्ट लिखो अभी।
सेकेंड, कॉन्स्पिकस नेसेसिटी, कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज। यहां पे चीजें तो नॉर्मली वही लेंगे आप, घर, गाड़ी, कार, मोबाइल, लैपटॉप, चीजें वही होगी, लेकिन यहाँ पे परचेस करने का पर्पस अलग होगा। करेक्ट। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, इन सिम्बायोसिस कॉलेज all the students come in car। तो मैं पैदल नहीं जा सकता, मैं साइकिल पे नहीं जा सकता, ना ही मैं टू व्हीलर पे जा सकता। करेक्ट। तो मेरे पास साइकिल या टू व्हीलर का ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। करेक्ट। ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि मुझे अगर इनके साथ रहना है, मुझे इनके ग्रुप में शामिल होना है, तो मुझे भी कार लेनी पड़ेगी। करेक्ट। तो आई हैव टू बाय कार। राइट। आई हैव टू बाय कार। दूसरा एग्जांपल लिख लो, थ्री इडियट्स। क्या बोलता है वो, आर माधव उनको क्या बोलता है, तेरे सारे दोस्तों के पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। तब तू अपने आप को कोसेगा। क्या बोलता है आगे वो, तब तू अपने आप को कोसेगा। करेक्ट। क्यों हो रहा है ये, बिकॉज एवरी वन अराउंड यू इज हैविंग समथिंग, देयरफॉर इट बिकम्स अ नेसेसिटी ऑन योर पार्ट टू ओन दैट थिंग। आपको इसलिए नहीं चाहिए कि वो आपको पसंद है, आपको इसलिए चाहिए क्योंकि बाकी सभी के पास है। यहाँ पे फीलिंग समझो, क्योंकि 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 यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आपको आएगा मिस्टर एक्स है, उसके आजू बाजू के लोग हैं, उनके सभी के पास कार है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो अभी वो मजबूरी में उसको गाड़ी लेनी पड़ रही है। तो ये क्या है, ये गाड़ी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो भी वो जाके बाय कर रहा है। व्हाट इज दिस, व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच काइंड ऑफ एक्सेप्शन इट इज। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ये कॉन्स्पिकस नेसेसिटी है, यहाँ पे कॉन्स्पिकस गुड्स नहीं। पर इसी टाइम पे अगर केस ऐसा आता कि मिस्टर एबीसी है, जिसके आजू बाजू में सभी लोगों के पास टू व्हीलर है, ये बंदा भी आज तक टू व्हीलर ही चला रहा है, लेकिन अभी इसको बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जॉब लग गई, पैकेज 50 लाख का मिलने लग गया, इसने नई गाड़ी खरीदी और सबको दिखाई, देखो मैंने गाड़ी ली। अब क्या है ये? अब ये है कॉन्स्पिकस गुड्स। तो चीज वही होगी बच्चों, परचेस करने का पर्पस अलग अलग होगा। गेटिंग मी और नॉट? यस। तो एक काम करो, कॉन्स्पिकस गुड्स के केस में ना, प्रेस्टीज गुड्स के आगे थोड़ी जगह है, तो वहां पे लिख लो, यहाँ पे स्नॉब इफेक्ट का इंपैक्ट आएगा कि मुझे यूनिकनेस चाहिए। स्नॉब और वेबलर, इनका इंपैक्ट आएगा कि मुझे यूनिकनेस चाहिए। और कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज के केस में इंपैक्ट आएगा डेमोन्स्ट्रेशन का।
या कुछ हद तक हम बोल सकते हैं बैंड वैगन का। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये चीजें बाकी लोगों के पास है, इसलिए अभी मुझे चाहिए ना। करेक्ट। इसके लिए, तो इसके लिए फिर ये दोनों केस में क्या होता है, मेरा लेने का पर्पस, कॉन्स्पिकस गुड्स के केस में मेरा लेने का पर्पस क्या है कि मैं लोगों को दिखाऊं ना कि मैं महंगी चीजें ले सकता हूँ, तो मेरा पर्पस है कि मुझे महंगा लेना है। अब वो और महंगा हो गया तो मेरे लिए और अट्रैक्टिव हो जाएगा ना वो, राइट। जितना ज्यादा महंगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव। कहाँ पे, कॉन्स्पिकस गुड्स के केस में। और नेसेसिटी में तो क्या है, मजबूरी में आदमी सोचता थोड़ी ना है। मजबूरी में तो उसको लेना ही पड़ेगा ना। उसके अंदर मतलब उसके हाथ में थोड़ी रहा डिसीजन, अभी तो उसको नेसेसिटी बन गई वो। तो अभी वो लेगा ही, उसको अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस बढ़ती है या कम होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, राइट। देखो, थर्ड वन इज गिफ्ट गुड्स। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि ये अपने को डिटेल में देखना है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी देने वाला हूँ। वो सब चीजें करने से पहले आप एक चीज नोट कर लोगे, गिफ्ट गुड्स। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट किसने निकाली गिफ्ट गुड्स की? ये कॉन्सेप्ट निकाली है सर रॉबर्ट गिफन। इनका ही नाम है, एमसीक्यू में वो थोड़ा आसान जाएगा कि सिमिलर ही नाम है। कौन है ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, कौन है ये? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स में काम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिशियन। ओके, सर रॉबर्ट गिफन, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। ये डबल टी है स्कॉटिश के अंदर, एंड स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। चलो अभी देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया। इसने सर रॉबर्ट गिफन ने क्या बोला, इन्होंने ब्रिटिश वर्कर्स की स्टडी की। ठीक है, अभी एकदम ध्यान से देखो। ब्रिटिश वर्कर्स की इन्होंने स्टडी की। ये नॉर्मली इन्होंने देखा दो टाइप के फूड खाते हैं, एक ब्रेड और दूसरा हो गया मीट। मीट मतलब चिकन, मटन, मच्छी, मांस, ये सब वहां पे बहुत रेगुलर है ना। इंग्लैंड की बात है ये। उन्होंने ब्रिटेन में स्टडी की है पूरी। तो वहां पे उन्होंने देखा इनका बिहेवियर, दो टाइप के फूड खाते हैं, एक तो ब्रेड और मीट। ये ब्रेड को थोड़ा सा सस्ता है, ये जो चीज है ब्रेड, ये है सस्ता, सस्ता प्रोडक्ट है ये। और मीट ये महंगा है। मीट जो है वो लोग अपनी इच्छा से लेंगे, इच्छा से, है ना। ये लेंगे बाय ओन विश। और ब्रेड लेंगे मजबूरी से। लेकिन अभी क्या है, पैसे कम है ना तो ब्रेड लेना ही पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आप जितना चाहिए उतना मीट ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा मान लो, एक टाइम का खाना खाने के लिए मुझे जो खर्चा करना पड़ता है ब्रेड पे, वो ₹20 है। जो मीट पे मुझे खर्चा करना पड़ता है एक टाइम के खाने के लिए, वो है ₹40। ठीक है, ₹20 ने ब्रेड का और कम कर देते हैं अपन, ब्रेड का ₹10 पकड़ते हैं। ठीक है, ब्रेड का ऐसे पकड़ लो,
सिर्फ 10 रुपए खर्चा है, 10 पर मील। और मीट का खर्चा है ₹40 पर मील। अभी क्या होगा देखो, नॉर्मली हर हफ्ते में 7 दिन आते, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अब ये बंदा देखो, ये जो ब्रिटिश वर्कर है, जिसकी कमाई जो है, इनकम जो है इसकी, वो है ₹200 पर वीक। ठीक है। अब ये किस तरीके से खर्च करता है? मंडे को सुबह के खाने के लिए 10 रुपए, मान लो ये लंच है एंड दिस डिनर। ओके। शाम के खाने के लिए 10 रुपए, ब्रेड खा रहा है ना ये, सिंपल। तो ये हफ्ते के 6 दिन जो है वो ब्रेड ही खाता है। ठीक है। कितने रुपए खर्चा आ रहा है? 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120। करेक्ट। यहां तक कितना खर्चा हो गया उसका? करेक्ट, 20 रुपए। टोटल खर्चा कितना हो गया? 120। बराबर। अभी उसके पास कितने रुपए बच गए? हफ्ते की आमदनी 200 रुपए, उसमें से 120 रुपए यहाँ पे खर्च हो गए। अभी कितने रुपए बचे? उसके बाद बचे 80 रुपए। 80 रुपए में उसने संडे को सुबह मीट खा लिया, शाम को मीट खा लिया, 80 रुपए यहाँ पे खर्च किए, और 120 प्लस 80, 200 रुपए खर्च करके ये बंदा खुश है। 200 कमाए, 200 खर्च हो गए। संडे को आराम से मीट खाया, लग्जरियस फूड, छुट्टी भी थी, मजा आ गया, आराम कर लिया। मंडे को ऑफिस जा रहे, जॉब कर रहे हैं, मतलब ड्यूटी पे जा रहे। अब इस हफ्ते में क्या हो गया? मंडे को जब वो गया और लंच करने की बारी आई, तब उसको पता चला कि ब्रेड का रेट बढ़ गया। ब्रेड का जो है वो रेट बढ़ गया। ब्रेड कितने का मिलने लग गया अभी? ब्रेड मान लो 12 रुपए का हो गया। अभी मुझे एक चीज बोलो कि ब्रेड का अगर रेट बढ़ गया तो क्या होना चाहिए? ब्रेड की डिमांड कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? ब्रेड की डिमांड कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? नेचुरली ब्रेड की डिमांड कम होनी चाहिए। गेटिंग इट और नॉट? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से ब्रेड का अगर प्राइस बढ़ गया तो ब्रेड की डिमांड होनी चाहिए कम। लेकिन अभी देखो क्या होता है। ठीक है। फिर से सारे ये बना लेंगे अपन। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अभी देखो क्या हो रहा है। मंडे को गया ये, सुबह लंच में 12 रुपए का ब्रेड खाया, डिनर में 12 रुपए का ब्रेड खाया, ट्यूसडे को 12-12 रुपए का खाया, वेडनेसडे को भी 12-12 रुपए का खाया, थर्सडे को भी 12-12 रुपए का खाया, फ्राइडे को भी 12-12 रुपए का खाया, सैटरडे को 12-12 रुपए का खाया। अभी ये बंदे को लग रहा है कि संडे को मैं मीट खाऊंगा, मीट, क्योंकि अभी हमेशा की आदत है इसको, संडे को 2 टाइम क्या खाता है? मीट। तो इसने सुबह संडे को गया, मीट खा लिया, और जैसे ही शाम को मीट लाने को गया तो इसको ध्यान में आ गया, अरे लफड़ा हो गया, अभी पैसे तो नहीं है अपने पास। कैसे क्या? देखो कितना खर्चा हुआ दिन का? 24। अभी तक कितना हो गया? 48, 48। अभी तक कितना हो गया? 72। अभी तक कितना हो गया? 96, 120। अरे यार 24 लिखना था यहाँ पे। अभी तक कितना खर्चा हो गया यहाँ पे? 120 हो गया। यहाँ तक कितना खर्चा हुआ? 144। सही है ना?
यहां तक कितना खर्चा हुआ? 144 लगे तो कैसे निकालो? 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ रहा है? 144। यहां तक कितना खर्चा हुआ इसका? 144। अभी देखो ब्रेड के ऊपर इसने ऑलरेडी 144 रुपए खर्च कर दिए। संडे को सुबह गया 40 रुपए का मीट भी खरीद लिया। मतलब अभी तक का संडे लंच तक का खर्चा कितना हुआ इसका? एकदम ध्यान से देखो, संडे लंच तक का इसका खर्चा हो गया 144 प्लस 40 इज इक्वल टू 184। अभी जब ये संडे को शाम को मीट लेने को गया तो इसको पता चला कि 40 रुपए देना है, लेकिन जेब में कितने रुपए? जेब में सिर्फ 16 रुपए। राइट और रॉन्ग? जेब में कितने रुपए? सिर्फ 16 रुपए। क्योंकि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, इसके लिए 6 दिन में मेरे जो 120 रुपए खर्च हो रहे थे वो अभी 144 रुपए खर्च हो गए। राइट? तो इसकी वजह से अभी मेरे पास कितने रुपए बचे? सिर्फ सिर्फ 16 रुपए बचे मेरे पास। सिर्फ कितने बचे देखो, ₹16। तो अभी तो मैं मीट तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन खाना खाना तो जरूरी है ना। डिनर तो जरूरी है, भूख तो लगेगी। लेकिन मीट ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। मतलब अभी ये क्या करेगा, फिर ये बोलेगा ठीक है मेरे पास 16 रुपए है, मैं क्या करता हूँ 12 रुपए का ब्रेड ले लेता हूँ। 12 रुपए का ब्रेड ले लेता हूँ। अभी फटाफट मेरे साथ गिनती करो। जब ब्रेड की कीमत 10 रुपए थी तब इसने कितने ब्रेड खरीदे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्वांटिटी उसने ब्रेड के खरीदे थे और 2 क्वांटिटी खरीदे थे मीट के। लेकिन अभी क्या हो गया देखो, कितने खरीदे ब्रेड के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो यहां पे क्या हो गया, ब्रेड की जो प्राइस है बच्चों, वो ₹10 से बढ़कर ₹12 हो गई। नेचुरली डिमांड हो जानी चाहिए थी कम। राइट? नेचुरली क्या होना चाहिए था? डिमांड कम होनी चाहिए थी। बट इसका इफेक्ट क्या पड़ा? इसका इफेक्ट ये हुआ कि पहले जो डिमांड थी 12 की, 12 क्वांटिटी, ये कितना हो गया अभी? 13 क्वांटिटी हो गई। एंड क्यों हुआ ये? क्योंकि प्राइस बढ़ गई। मजा आ रहा है ये? प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे? प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होंगे उनको बोला जाता है गिफ्ट गुड्स। क्या बोला जाता है इसको? गिफ्ट गुड्स। कंडीशन लिख लो, इसकी 3 कंडीशन है इंपॉर्टेंट जब इसको बोला जाएगा गिफ्ट गुड्स। तो देखो, गिफ्ट गुड्स मतलब क्या? सबसे पहली कंडीशन ये होने चाहिए इंफेरियर गुड्स। मतलब आदमी इसको खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से ले रहा है। दूसरी कंडीशन इसको होनी चाहिए नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मतलब क्या? जैसे यहाँ पे ब्रेड को अगर कोई सब्स्टिट्यूट होता, मान लो टोस्ट, अपन खाते हैं ना ब्रेड खारी टोस्ट, तो मान लो ये टोस्ट अगर इसके लिए सब्स्टिट्यूट होता तो वो आदमी क्या करता? ब्रेड पे से शिफ्ट हो जाता टोस्ट पे। वो बोलता ब्रेड महंगा हो गया ना, 10 का 12 हो गया ना, मैं टोस्ट ले लूंगा 10 रुपए में। बट ये नहीं हो रहा है। महंगा होने के बावजूद भी उसको ब्रेड ही खरीदना पड़ रहा है। क्योंकि 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 उसके लिए सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। गेटिंग मी? अगर सब्स्टिट्यूट होता तो वो क्या करता? 10 रुपए का टोस्ट खरीद लेता, 6 दिन टोस्ट खाता, 120 रुपए खर्चा हो जाता, वापस संडे को जाके मीट लेता था। बट दिक्कत ये आ रही कि उसको सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कोई।
ब्रेड महंगा भी हो गया तो उसको ब्रेड ही खरीदना है, 10 रुपए की ब्रेड 12 की होगी लेकिन उसको उतना खरीदना ही है, एंड ही हैज टू बाइट। उसकी वो क्वांटिटी कम नहीं कर सकता, आ रहा है ध्यान में, क्वांटिटी कम नहीं कर सकता क्योंकि उसको खाना है वो, नहीं तो उसको भूख लगेगी। अगर क्वांटिटी कम कर देगा तो पेट नहीं भरेगा, इसके लिए उसको खाना ही है, महंगा भी हो गया तो उतना खर्च करेगा, तो वो 12-12 रुपए खर्च कर रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो पहले 120 रुपए खर्च हो रहे थे अभी 144 रुपए खर्च हो रहे, तो जो मीट खाना था उसको, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं बच रहे ज्यादा। एंड द थर्ड कंडीशन इज, it should be a substantial part of कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर के बजट का वो एक बड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, एक अच्छा सब्सटेंशियल हिस्सा होना चाहिए। अगर ये बंदे की इनकम होती है 1000 रुपए तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको आ रहा है क्या ध्यान में, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 10 रुपए की 12 हो गए, ठीक है, 26 रुपए जो भी कितना हो रहा हो, 2-2 रुपए बटे 4 रुपए यानी कि 24 रुपए जो ज्यादा लग रहे वो एडजस्ट कर लेता था वो, बट अब एडजस्ट नहीं हो रहे क्योंकि 200 रुपए की इनकम में ब्रेड पे 120 रुपीज, मतलब 50% से भी ज्यादा, अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 60% ऑफ द बजट ऑक्यूपाई कर लिया किसने, ब्रेड ने। और उसका अगर भाव बढ़ गया तो उसका बजट हिल जाएगा पूरा, क्योंकि 60% पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है ना, इसकी प्राइस अगर बढ़ गई तो इसका पूरा बजट हिल जाएगा, और उसकी वजह से फिर उसको क्या हो जाएगा, मीट को अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो ब्रेड की डिमांड बढ़ा देगा। करेक्ट। तो इन स्पाइट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड, नीचे लिख दो स्टार मार्क करके, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ rise in the price of bread, the demand for bread will increase। और इसके बारे में मुझे सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करना है इसके अंदर का, गिवन गुड्स की कंडीशन हमने देखी अभी, जस्ट हमने कंडीशन देखी, क्या कंडीशन देखी बच्चों हमने, सबसे पहली कंडीशन क्या है मुझे बोलो। द फर्स्ट कंडीशन इज गिवन गुड्स मस्ट बी इंफेरियर गुड्स। मुझे बोलो इसको इंफेरियर के साथ साथ और कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी है क्या, यस, उसको क्लोज सब्सिट्यूट होने चाहिए, एंड इट शुड फॉर्म अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स बजट। मतलब इंफेरियर गुड्स होने के साथ साथ अगर और दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब उसको बोला जाएगा गिवन गुड्स। मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि एवरी गिवन गुड, एवरी गिवन गुड मस्ट बी एन इंफेरियर गुड, क्या मैं बोल सकता हूं हाँ या ना, यस बोल सकता हूं, क्योंकि गिवन गुड बनने के लिए पहले वो इंफेरियर रहना जरूरी है। तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट ईच एंड एवरी गिवन गुड इज ए इंफेरियर गुड। लेकिन हर एक इंफेरियर गुड गिवन गुड होगा क्या, नहीं। कौन सा नहीं होगा, ऐसे इंफेरियर गुड्स जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इट विल नॉट बी अ गिवन गुड। या फिर ऐसा गिवन, ऐसा इंफेरियर गुड, सॉरी मैं क्या बोला पहले, ऐसा इंफेरियर गुड जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो गिवन गुड नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में आ रहा है, ऐसा इंफेरियर गुड जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो गिवन गुड नहीं होगा। और ऐसा इंफेरियर गुड्स जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट शायद अवेलेबल होंगे भी लेकिन इट इज नॉट फॉर्मिंग अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स बजट, वो भी गिवन गुड नहीं होगा। मतलब इंफेरियर गुड्स दो टाइप के होंगे, कुछ गिवन गुड्स होंगे, कुछ गिवन गुड्स नहीं होंगे। जो गिवन गुड्स होंगे
वो ये अगली दो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जो गुड्स अगले दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे वो गिवन गुड नहीं होंगे, लेकिन दे विल बी इंफेरियर गुड्स। लेकिन गिवन गुड जो होंगे वो सारे के सारे गुड्स इंफेरियर होंगे ही, क्योंकि इंफेरियर नहीं रहेंगे तो वो गिवन हो गए ही नहीं। पहला कंडीशन ही है कि वो इंफीरियर चाहिए, राइट। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट दिस गुड्स शुड बी इंफीरियर गुड्स, करेक्ट। दिस गुड्स शुड बी इंफीरियर गुड्स। तो मैं क्या मुझे बोला, मैं लिख सकता हूं, लिखो मेरे साथ, नीचे लिखो आप, एवरी 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 लिखो, एवरी गिवन गुड, लिखो रे जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, एवरी गिवन गुड is a inferior good. But every inferior good is not a given good. क्यों होगा ऐसा? because those inferior goods which do not satisfy नेक्स्ट टू कंडीशन। कौन सी थी दो कंडीशन आगे की? आगे की दो कंडीशन कौन सी थी बच्चों? वो थी, एक तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं मिलना चाहिए उसका, राइट, तो उसको मिल गया। अभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब क्या? क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल गया। या फिर वो कंज्यूमर के बजट का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, उसके अंदर प्राइस चेंज आने की वजह से उसका बजट हिलने वाला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स परचेस करते हैं ना अपन, वो जो आग लगाने की काड़े पेटी रहती है ना, वो आती है नॉर्मली 5 रुपए की। अब वो एक ले लो आप, वो एक मैच बॉक्स ले लो, तो एक मैच बॉक्स चलता है लगभग 1 डेढ़ महीना आराम से चलता है। अब वहां पे अगर वो 5 रुपए का 8 रुपए भी हो गया या 10 रुपए भी हो गया, मतलब डबल भी प्राइस हो गई, तो अपना बजट बहुत हिलने वाला नहीं। कितना एडिशनल जा रहा है? 3-4 रुपए एडिशनल जा रहा है, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 200 में से 120 रुपए में इसी पे खर्च कर रहा था, मतलब इट वॉज फॉर्मिंग अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ माई बजट, करेक्ट। So those inferior goods which do not satisfy next two conditions are not given goods. Are not given goods. समझ आ रहा है आपको? ये एमसीक्यू वाला पार्ट है, इस पे भी आता है एमसीक्यू की एवरी इंफेरियर गुड इज ए गिवन गुड, ट्रू फॉल्स बताना होता है आपको, या फिर उल्टा आएगा, एवरी गिवन गुड इज ए इंफेरियर गुड, बताओ ट्रू फॉल्स, राइट। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। फोर्थ, इसेंशियल्स। ये तो बहुत आसान है ना, इसेंशियल्स। या फिर इसको बोला गया है डिमांड फॉर नेसेसरीज, ओके, डिमांड फॉर नेसेसरीज, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका सॉल्ट, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका राइस, राइट, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका बाजरा। नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे बाजरा को इंफीरियर गुड्स माना है, बट गेहूं जवार ये सब इसके अंदर आ जाएगा, बराबर।
व्हीट, दाल, वेजिटेबल, तो ये सारे उसके एग्जाम्पल। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये महंगी भी हो गई तो भी खाना कम नहीं होगा। तो इस केस में ये पॉसिबल है कि प्राइस बढ़ गई, इसके लिए डिमांड बढ़ेगी नहीं, लेकिन कम नहीं हो रही। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो यहाँ पे कम नहीं हो रही, मतलब ही लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। ये आ गया ना समझ में, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा समझाने लायक। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। एग्जाम्पल लिख लो। टीवी के ऊपर न्यूज चल रही है कि फ्रॉम टुमारो टीवी के ऊपर न्यूज चल रही है फ्रॉम टुमारो 6 AM ये पूरा चलेगा, मैं एक बार वापस लिखता हूँ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देख रहे थे हम कि टीवी न्यूज आ गई अगर, कि फ्रॉम टुमारो 6 AM पेट्रोल प्राइस विल हाइक, हाइक मतलब बढ़ जाना, बाय ₹2 पर लीटर। तो जैसे ही ये न्यूज आ जाएगी कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाली ₹2 पर लीटर से, तो क्या हो जाएगा, आज लंबी लाइन लग जाएगी, है ना। लंबी लाइन लग जाएगी, किस चीज के लिए लंबी लाइन लग जाएगी, पेट्रोल भरवाने की। इसी का मतलब क्या है, डिमांड यहाँ पे बढ़ गई, बराबर। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये इसके पहले जो पेट्रोल की प्राइस थी उससे आज बढ़ चुकी है या नहीं। मान लो इसी एग्जांपल में कल प्राइस थी 85, आज है 90, और कल होने वाली है, और कल होगी 92। हमने बोला ना ₹2 बढ़ेगी, तो ये जो 85 से 90 पे गई, मतलब क्या, यहाँ पे प्राइस बढ़ चुकी है, लेकिन आपको डर है कि और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे भी ज्यादा प्राइस बढ़ने वाली। बट उसी टाइम पे अगर आपको लगा कि प्राइसेस कम होने वाले, तो आप आज बाय नहीं करोगे, फिर आप रुक जाओगे, आप बोलोगे जब प्राइस कम हो जाएगा तब लूंगा। करेक्ट, जब आपको पता चल जाएगा कि कीमतें कम होने वाली, राइट। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, छठा ही चल रहा है ना हमारा, छठा ही चालू, चलो। सिक्स्थ लिखो, स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स, आगे लिखो, दीज गुड्स आर बॉट विथ विथ द
sole intention, these goods are bought with the sole intention मैं बोल रहा हूं लिखो, यहाँ पे ठीक से नहीं भी दिख रहा होगा तो भी मैं जो बोल रहा हूँ लिखो, दिस गुड्स आर बॉट विद द सोल इंटेंशन टू सेल देम, टू सेल देम विथ प्रॉफिट, विथ प्रॉफिट। ये गुड्स यूज करना नहीं है, ये किस लिए बाय कर रहे हो, ताकि प्रॉफिट के साथ इसको बेच सको। एग्जाम्पल शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, या जिसको हम बोल सकते हैं गोल्ड। इसमें ज्वेलरी नहीं आएगा, बाजू में लिख लो ज्वेलरी, और इसको अच्छा सा काट मारोगे, ज्वेलरी नहीं आएगा क्योंकि वो अपन यूज करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा देखो बच्चों, ये अभी का स्टेटस है, इसका करंट स्टेटस है, ठीक है। अभी जैसे 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 इसका प्राइस बढ़ते जाएगा ना, आपको लग रहा है कि और बढ़ेगा, तो आप यहाँ पे बाय कर लोगे। समझ लो अच्छे से, देखो स्क्रीन पे। तो यहां तक जो प्राइस बढ़ा इसका, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। जनरली क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे आप डिमांड करोगे, आप बाय करोगे। क्यों बाय किया आपने, क्योंकि आपको लगता है कि और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जब और ऊपर जाने लग जाएगा, समझ लो यहां तक गया, ठीक है। ये टाइम पे यहाँ पे प्राइस रुकी थोड़ी देर टॉप पे, और फिर नीचे गिरने लगी, करेक्ट, फिर नीचे गिरने लग गई। तो आप क्या करोगे, जब नीचे गिरेगा तो यहाँ पे सेल कर दोगे उसको, यहाँ पे सेल करोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा, आप तो नीचे आ रही है ना प्राइसेस, अब प्राइस जितनी नीचे आई मतलब मेरा लॉस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया आपने, when price was rising, when price was rising, आपने किया बाय, और बाय किया मतलब ही डिमांड बढ़ रही है आपकी। एंड व्हेन प्राइस वाज फॉलिंग, व्हेन प्राइस वाज फॉलिंग, आपने किया सेल, मतलब आपकी डिमांड हो गई कम, करेक्ट, आपकी डिमांड क्या हो गई, कम। तो स्पेकुलेटिव गुड्स में ऐसा वर्क करता है कि जब बढ़ रहा है ना, तब परचेस करते हो आप, क्या आपको लगता है ये और भी बढ़ेगा तब मैं बेच दूंगा इसको। और जब कम होने लगती है प्राइस, तो आप सेल आउट कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अभी अभी अगर ये गिर गया तो प्रॉफिट तो छोड़ो, मैं लॉस में चला जाऊंगा। गेटिंग इट और नॉट, समझ आएगी। और लास्ट बचा है हमारा अभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर, इरेशनल बिहेवियर। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, चलो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं इनकम्प्लीट एग्जाम, इसका एग्जांपल नॉर्मली, मान लो नॉर्मली इसके जो प्राइस है टमाटर के, टोमेटो प्राइजेस जो है वो समझ लो ₹12 to 15 के बीच में रहते हैं, ठीक है। अब ये सडनली बढ़ के हो गए ₹25। तो आप क्या होना चाहिए, नेचुरली डिमांड कम हो जानी चाहिए। टोमेटो को इतना बहुत बड़ा इसेंशियल आइटम नहीं कि टोमेटो नहीं रहेगा तो खाना ही नहीं खा सकते अपन, राइट ना। गेहूं ज्वार के जैसा थोड़ी ना है कि जैसा गेहूं से तो रोटी बनती है, तो रोटी नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा। या फिर साउथ इंडियन लोग, उनको राइस चाहिए ही चाहिए, तो राइस का भाव बढ़ गया तो भी उनको लेना ही है, क्योंकि राइस नहीं खाया तो क्या खाया, फिर उनका खाना ही राइस है। तो वैसा टोमेटो का नहीं है, नहीं डाला टोमेटो एक बार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जी बनाने टाइम पे नहीं डाला टोमेटो उसमें, या दाल बनाते टाइम पे नहीं डाला टोमेटो, चल जाता है, इतना कोई इशू नहीं। तो अगर कोई ऐसा बंदा गया जिसको ये सब मालूम है, प्राइसेस कितनी होती है क्या होती है उसको मालूम है, उसको पता है कि 12 से 15 रुपए के बीच में होती है, आजकल ये 1-2 दिन में 25 रुपए हो गई, ये प्राइस कोई ज्यादा टाइम टिकने नहीं वाली।
ये वापस हफ्ते भर के अंदर अपनी जगह पे आ जाएगी 12-15 रुपए पे। ये जिसको पता है वो क्या करेगा, यहाँ पे डिमांड नहीं करेगा ज्यादा, मतलब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। राइट, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, रैशनल बंदा जो है, या जिसको आप बोल सकते हो जिसको इंफॉर्मेशन है, जिसको कंप्लीट इन्फो है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो क्या करेगा, ही विल वेट फॉर प्राइस ड्रॉप, प्राइसेस कम होने के लिए रुकेगा। बट जिसको पता ही नहीं है, जो जाता ही नहीं है मार्केट में, जिसको पता ही नहीं कि टोमेटो का भाव नॉर्मली 10 से 12 रुपए या 15 रुपए होता है, जिसको पता ही नहीं, वो क्या करेगा, जान तो 25 बोल रहे क्या, ठीक है 25 में ले लेता हूँ मैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अगले हफ्ते वापस से ये 12-15 पे आ सकता है ना, जिसको मालूम ही नहीं। राइट, बट पर्सन विथ इनकम्प्लीट इन्फो, इनकम्प्लीट इन्फो विल स्टिल बाइट, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इसके प्राइस वापस से कम हो सकती है, उसको पता ही नहीं कि इसके नॉर्मल प्राइस 12 से 15 रुपए होती है, इसके लिए वो फिर से बाय करेगा उसको। एंड इरेशनल बिहेवियर में क्या है बच्चों, सिंपल लिख लो, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। करेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, प्राइस आपकी कम हो या ज्यादा हो, चीज मुझे चाहिए, चीज चाहिए मतलब चाहिए। राइट, यहाँ पे क्या एग्जांपल ले सकते हैं अपन बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए टॉयज, यंगस्टर्स के लिए गैजेट्स, गैजेट्स मतलब क्या, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, और ओल्ड पीपल के लिए क्या है, मेडिसिन वगैरह। अब मेडिसिन को एक्चुअली इरेशनल बिहेवियर नहीं बोल सकते, उनको चाहिए ही वो जिंदा रहने के लिए, बट एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे लिख लो कि ये चीज है, फिर अगर प्राइस बढ़ भी गई तो अपने को वो चाहिए होती है, तो वी विल बाय इट। करेक्ट, तो इसके लिए हियर प्राइस राइज विल नॉट, इसको डबल अंडरलाइन कर लो, विल नॉट कॉज डिमांड डिक्रीज। इसकी वजह से डिमांड कम नहीं होने वाली। सो नाउ वी आर सीन ऑल द 7 एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। फिर से मेरे साथ एक बार बोलो, लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये वर्क नहीं करता है, मतलब अगर प्राइस बढ़ी तो एक तो डिमांड कांस्टेंट रहेगी, या फिर डिमांड और भी बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी, और प्राइस कम हुई तो डिमांड एक तो कांस्टेंट होगी या फिर कम हो जाएगी लेकिन बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब होता है कि इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। द फर्स्ट वन वी सीन वाज कॉन्स्पिकस गुड्स, जिसका मतलब मुझे दिखावा करना है, स्टेटस सिंबल, डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। इसलिए मैं कोई ऐसी चीज परचेस करता हूँ कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि देखो तुमसे ज्यादा पैसा है मेरे पास, मैं तुमसे ज्यादा रईस हूँ। दूसरा है कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज, यहाँ पे मैं अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से नहीं, बल्कि मेरे सोशल ग्रुप में बिलोंग करने के लिए
मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स, ये सब के पास ये चीजें हैं, इसलिए उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए, उनके जैसा दिखने के लिए, उनके साथ इक्वल लगने के लिए, उनके ग्रुप में मैं रहूं, उनके जैसा लाइफस्टाइल में मेंटेन करूं, उनके जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैं भी जीऊं, इसलिए मैं कोई चीजें परचेस करता हूं, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिकस नेसेसिटी। ये मेरी नेसेसिटी बन जाती, दिस इज माई रिक्वायरमेंट, ये मेरी मजबूरी है। थर्ड हमने देखा था गिफ्ट एंड गुड्स। गिफ्ट एंड गुड्स मतलब वो इंफेरियर गुड्स, बोलो मेरे साथ, वो इंफेरियर गुड्स, मेरे साथ बोलो वो इंफेरियर गुड्स, बोलो 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 बोलो, सब लोग बोलो वो इंफेरियर गुड्स, वो इंफेरियर गुड्स, वो इंफेरियर गुड्स, जो कि जिनको क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, और उनका जो हिस्सा है कंज्यूमर के बजट में वो बहुत बड़ा है, दे आर फॉर्मिंग अ बिग पार्ट, अ सब्सटेंशियल पार्ट इन द कंज्यूमर्स बजट। तो दो कंडीशन होनी चाहिए इंफेरियर के साथ साथ, और मतलब कंप्लीट तीन कंडीशन है टोटल। पहली इंफेरियर गुड्स, दूसरी नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तीसरी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंज्यूमर बजट। फिर से बोलो, एक इंफेरियर गुड्स, दो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, थर्ड फॉर्म्स सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। ये तीन अगर चीजें सेटिस्फाई करते तो उस चीज को हम बोलते हैं गिफ्ट एंड गुड। मतलब सारे के सारे गिफ्ट एंड गुड जो होंगे वो इंफेरियर होंगे ही। करेक्ट। आपको अगर बोल दिया फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स इज अ गिफ्ट एंड गुड, हमें बताइए कि कमोडिटी एक्स इंफेरियर होगी क्या? तो बच्चों हाँ होगी, क्योंकि गिफ्ट का पहला कंडीशन है कि वो इंफेरियर है, राइट और रॉन्ग। लेकिन आपको बोला कि कमोडिटी एक्स इज एन इंफेरियर गुड, बताओ ये गिफन होगी क्या? तो आप बोलोगे पहले मुझे दो चीजें बताओ, और कि कमोडिटी एक्स को क्लोज सब्स्टिट्यूट है क्या, और दूसरी चीज बताओ कमोडिटी एक्स कंज्यूमर के बजट का सब्सटेंशियल हिस्सा है क्या? अगर हाँ तो गिफन गुड्स है, ना तो नहीं, राइट। तो ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो गिफन गुड बनेगी। लेकिन अगर बोल दिया कि कमोडिटी एक्स इज अ गिफन गुड, बताओ ये इंफीरियर है क्या? बिना सोचे समझे बोलना है हाँ। उन्होंने पूछा कमोडिटी वाई इज नॉट अ गिफन गुड, बताओ ये इंफीरियर कमोडिटी हो सकती है क्या? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? आप बोलोगे पक्का नहीं, पॉसिबल ही नहीं, गिफन नहीं मतलब इंफीरियर नहीं चाहिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नो पॉसिबिलिटी। और उसके बाद में फिर हमने देखा इसेंशियल्स, जैसे कि नमक हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, ये सारे प्रोडक्ट प्राइस बढ़ भी गई तो भी आपको परचेस करने ही पड़ते हैं, बिकॉज आपको खाना तो खाना ही। नॉर्मल ऑफिस वियर जो कपड़े जो नॉर्मली आप पहनते हो वो आपको पहनने ही पड़ेंगे। तो प्राइस बढ़ भी गई तो डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद में हमने देखा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अंदर हमने क्या देखा, कंज्यूमर को अगर लगता है कि आगे चल के प्राइस बढ़ेगी, तो भले ही वो चीज़ आज महंगी होगी, भले ही वो चीज़ की आज प्राइस बढ़ गई होंगी, लेकिन फिर भी वो उसकी डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि उसको डर है कि आगे चल के और प्राइस बढ़ेगी तो ज़्यादा खर्चा होगा। और भले ही किसी चीज़ की प्राइस कम हो रही है, लेकिन फिर भी बंदा डिमांड नहीं बढ़ाएगा अगर उसको ये होप्स है कि आगे और प्राइस गिरने वाली है। करेक्ट। आईफोन 15 आने के बाद में आईफोन 14 के प्राइसेस गिरे, लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीद रहे, क्योंकि उनको पता है कि आईफोन 16 आने के बाद में 14 के प्राइसेस और भी ज्यादा गिरेंगे, तो लोग वेट कर रहे हैं उसका। तो जब और ज्यादा गिरेगा तब परचेस करेंगे उसको, उसके लिए वेट कर रहे हैं। इसका मतलब प्राइस कम हुई तो भी डिमांड कम हो रही क्या? नहीं हो रही। फिर हमने देखा था स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनको खरीदने का पर्पज सिर्फ यही होता है कि जब उनकी प्राइस बढ़ेगी तब मुनाफे के साथ उसको बेचा जा सके। गेटिंग इट और नॉट? तो गिफ्ट ये स्पेकुलेटिव गुड्स क्या है? फिर ऐसे गुड्स है जिनको प्राइस बढ़ने के बाद आप बेचना चाहते हो, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, बस आपका पर्पज उतना ही है, टू अर्न द प्रॉफिट। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या लगता है, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, नॉर्मली मार्केट सेंटीमेंट है, शेयर मार्केट में ऐसे होता है ना, शेयर के प्राइस बढ़ने लग गए तो पूरी पब्लिक को लगता है कि चलो इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ज्यादा बढ़ेंगे, राइट। तो वो क्या करते फिर परचेस कर लेते। और जब प्राइसेस बढ़ रहे बेचते नहीं, क्योंकि उनको लगता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, उसको रोक के रखा है। जैसे प्राइस गिरना चालू हो जाएंगे, डर डर का माहौल आ गया, क्या रे प्राइसेस गिर रहे लॉस हो जाएगा, तो फटाफट बेच दो बेच दो बेच दो।
मतलब क्या हुआ, जब बढ़ रहे थे प्राइसेस तो खरीदो खरीदो खरीदो, जब कम हो रहे प्राइसेस तो बेचो बेचो बेचो। मतलब जब प्राइस बढ़ रही है तब डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड उल्टा कम हो रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है। एंड द लास्ट वन वाज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में हमने देखा था एग्जाम्पल टोमेटो का, जो नॉर्मली 12 से 15 रुपए पर केजी में बिकता है, अभी 25 रुपए का हो गया। अगर मैं नॉर्मली हमेशा मैं मार्केट में जाता हूँ सब्जी वगैरह खरीदने को, तो मुझे पता रहेगा कि टोमेटो का भाव ये है, तो मैं उनको पूछूंगा भैया 12-15 रुपए का रहता है, 25 कैसे क्या हो गया अचानक से। तो वो बोल रहा है कि भैया कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ गई, या कुछ खेती में प्रॉब्लम है, या वॉट एवर द रीजन इज, बट वो बोल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, हफ्ता 2 हफ्ते के लिए अभी मतलब यही प्राइसेस रहने वाले हैं कि बढ़ गया प्राइस। अब मुझे मालूम है कि 12-15 रुपए का है, 25 हो गया, मतलब ये फिर से 12-15 पे आएगा, मैं इसको ज्यादा डिमांड नहीं करूंगा, इसकी डिमांड मैं कम कर दूंगा, क्योंकि पहली चीज तो वो इसेंशियल भी नहीं है, तो मुझे इतनी बहुत उसकी कोई जरूरत नहीं है उसकी एक्चुअली, राइट। तो मैं उसकी क्या कर दूंगा, डिमांड कम कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं कि 12-15 रुपए प्राइस होती है, मैंने उसको बोला कि टोमेटो क्या भाव है, उसने बोला 25 रुपए, मैं बोला कुछ कम करो, वो मुझे उल्टा बोल रहा है भैया 30 रुपए का होता है, मैं आपके लिए 25 लगा रहा हूँ। वो बंदा क्या बोला, 30 रुपए का है, मैं आपके लिए 25 लगा रहा हूँ, तो मैं तो ज्यादा ले लूंगा उल्टा। मुझे लगा अरे कितना अच्छा आदमी है ये, 30 रुपए की चीज मुझे 25 में दे रहा है, तो जो मैं पहले 1 किलो लेने वाला था मैं 5 किलो ले लूंगा अभी, कि ठीक है सस्ते में मिल रहा है तो ले लूंगा। मुझे ये सस्ता क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसकी कि वो 12-15 रुपए मिल जाता है करके, मुझे पता ही नहीं है वो। तो मैं उसके ऊपर भरोसा रखता हूँ, ये आदमी बोल रहा है 30 का है 25 में दे रहा है, मतलब कितना अच्छा आदमी है, मैं ज्यादा परचेस कर लेता हूँ। दैट इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड द लास्ट वन हमने देखा था इरेशनल बिहेवियर, मतलब चाहिए तो चाहिए, फिर प्राइस कम हो ज्यादा हो मैं वो नहीं देखता हूँ, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। बच्चों के केस में वो टॉयज के बारे में हो सकता है, यंगस्टर्स के केस में गैजेट्स, एंड ओल्ड पीपल के केस में हमने देखा मेडिसिन। तो मेडिसिन लेना पूरी तरीके से इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि वो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो आपकी तबीयत के लिए जरूरी है। सो इट इज नॉट एग्जैक्टली इरेशनल, बट वहां पे आप ज्यादा सोचते नहीं हो कि प्राइसेस बढ़ भी गए तो आप परचेस करते हो, इट इज अ काइंड ऑफ इसेंशियल कमोडिटी। अरे देन में, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या क्या देख लिया अभी तक हमने, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर, रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्लास नोट्स हो चुके हैं एंड मॉड्यूल भी कवर हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वाला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बाय बाय।